ढलती दोपहर को अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे हुए नेहा बाहर बरसती बारिश की बूंदों को अपलक निहार रही थी। पास रखे उसके मोबाइल पर जगजीत और चित्रा सिंह की आवाज़ें गूंज रही थी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। असंख्य बूंदों का धरती पर गिरते ही अपना स्वरूप मिटाकर पानी की पतली सी धारा में एकाकार होते हुए देखना नेहा को बचपन से ही बेहद पसंद था। जब बारिश होती उसका चंचल मन मयूर बन नाच उठता। मौसम की पहली बारिश में भीगने का लोभ वह छोड़ नहीं पाती, लेकिन ज़िंदगी के पिछले 1 साल के समय ने जैसे बहुत कुछ बदल डाला। बारिश अपने पूरे यौवन पर थी, लेकिन फिर भी नेहा अनमनी से खिड़की के पास बैठी बारिश के पानी में भीगते पेड़ों की पत्तियों को निहारते हुए कुछ याद कर रही थी। बचपन में बारिश के बरसते पानी में नैतिक के साथ कागज़ की नाव बनाकर खेलने से लेकर स्कूल से साथ साथ एक ही साइकिल पर भीगते हुए घर आकर मम्मी की डांट खाने का सिलसिला, कॉलेज के दिनों में नैतिक के साथ भीगते हुए ग्लोरी गार्डन के बाहर सड़क के किनारे एक ही भुट्टे को साथ साथ खाने का रोमांस भरे उस आनंद की अनुभूति को अनुभव कर वह आज भी रोमांचित हो उठती। नैतिक के संग खेलते हुए उसका बचपन जहाँ निर्दोषता से भरा हुआ था, वहीं यौवन उसके प्यार से पूरी तरह भीगा हुआ था। नैतिक के साथ बिताई एक एक बारिश का हिसाब आज भी उसे मुंह जुबानी याद था। साथ साथ कॉलेज जाते हुए उसने नैतिक को लेकर कई सतरंगी सपने भी देख डाले थे। समय के साथ उन दिनों की यादों को लगभग वह भुला ही चुकी थी, लेकिन आज घर में छाया हुआ अकेलापन उसे खाने को दौड़ रहा था और उस पर अचानक से बारिश का आगमन जैसे नैतिक की याद दिलाते हुए उसके खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा चौंक गई। इतनी बारिश में अभी कौन आ सकता है भला? उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली। 6:30 बजने को थे, लेकिन बारिश और पूरे आकाश में छाए बादलों की वजह से रात होने का एहसास हो रहा था। उसने मोबाइल पर बज रही गज़ल को बंद कर दिया और उसने अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आकर आगंतुक का परिचय पाने की चेष्टा से दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, कौन है? बारिश की बूंदें एक एक करके धरती से आकर मिल रही थी और उनके मिलन की इस घड़ी में प्रकृति द्वारा छेड़े गए संगीत के सुरीले स्वरों में शायद नेहा का स्वर बाहर खड़े आगंतुक को सुनाई नहीं दिया। बाहर से कोई जवाब न पाकर नेहा ने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ स्पष्ट दिखाई न दिया। डोरबेल एक बार फिर से बज उठी। अंततः नेहा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े पुरुष आगंतुक को देखकर वह ठिठक गई। तुम इस वक्त? अपने सामने पूरी तरह से भीगे हुए नैतिक को खड़ा पाकर वह अब असमंजस भरी स्थिति में थी। नैतिक कुछ देर तक भौचक्का सा खड़ा हुआ नेहा को निहारता रहा। गुलाबी साड़ी में लिपटी नेहा की नाजुक देह और स्लीवलेस ब्लाउज से झांकती उसकी कोमल सुडौल बाहें देखकर नैतिक के मन में उसके संग बिताए बारिश के दिन तैरने लगे। काले घने बालों को पोनीटेल की तरह बांधे रखने से उसका अंडाकार चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और उस पर आँखों का काजल तथा माथे पर लगी छोटी सी काली बिंदी उसके सौंदर्य को और भी ज़्यादा निखार रही थी। हाँ, मैं पर आंटी नहीं है क्या घर में? नेहा को दरवाजे पर पाकर 2 कदम पीछे हटते हुए नैतिक ने अपने घुंघराले बालों से चेहरे पर फिसलती बारिश की बूंदों को पोंछते हुए पूछा। नहीं, मम्मी सुबह से दीदी के यहाँ गई है। बारिश की वजह से वापस नहीं आ पाई। कल सुबह तक आ जाएगी। काम था कुछ? नेहा ने अचकचाते हुए स्पष्ट किया और नैतिक से पूछा, नहीं, मम्मी दोपहर को मामा के यहाँ गई है तो घर की चाबी तुम्हारे यहाँ रख कर गई होगी। बस वही लेने आया था। आओ अंदर आओ। नैतिक की बात सुनकर नेहा ने उसे अंदर आने को कहा। नहीं, वैसे ही पूरी तरह से भीग गया हूँ, फिर इस वक्त आंटी की गैर हाजिरी में आना
ठीक नहीं होगा। कहते हुए नैतिक के होंठ ठंड से बुरी तरह से काँप रहे थे। काफ़ी देर से बारिश में भीगने की वजह से ठंड से उसके पूरे बदन में कपकपी छूट गई थी। तुम पूरी तरह से भीग गए हो। ठंड तुमसे सहन नहीं होती है। अंदर आ जाओ वरना सर्दी हो जाएगी। चाय पीकर चले जाना, थोड़ी राहत रहेगी। नेहा ने पूरे अधिकारपूर्वक कहा तो नैतिक उसे मना नहीं कर पाया। उसके अंदर आते ही नेहा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। ये टॉवल लो और बाथरूम में जाकर शरीर पोंछ लो। नेहा ने उसके हाथ में टॉवल थमाते हुए कहा और खुद किचन में चली गई। ठंडी से कांपता हुआ नैतिक टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। कमर पर टॉवल लपेटकर भीगा हुआ शर्ट पहनकर वह बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। यूं तो उसका बचपन ही इस घर में गुजरा और फिर कई बार वह इस घर में आ चुका था और घर के एक एक कोनों से वाकिफ था, पर आज न जाने क्यों वह अपने आप को यहाँ अजनबी महसूस कर रहा था। तभी नेहा चाय लेकर आ गई। झिझकते हुए नैतिक खड़ा हो गया। भीगी हुई शर्ट पहनने के कारण वह अब भी काँप रहा था। तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई? ठंड से काँप रहे हो और भीगी हुई शर्ट पहने हुए हो। चाय की ट्रे सोफे के पास रखी टेबल पर रखते हुए नेहा बिना संकोच के उसे डांट लगाते हुए बोल गई, नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। शर्ट के नीचे कुछ पहना नहीं है। घर जाकर अभी बदल लूँगा। नैतिक की आवाज़ में अभी भी झिझक समाई हुई थी। तो क्या हुआ? नेहा ने नैतिक को घूरा। अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे सामने इस तरह शर्ट उतार कर बैठना। नैतिक ने बड़े ही सभ्यतापूर्ण ढंग से अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए जवाब दिया। भूल गए वो दिन जब बचपन में तुम केवल चड्डी पहने हुए बारिश में मेरे संग खेलते थे? तुम्हें तो बारिश में नंगा होकर शू शू करते हुए भी देखा है मैंने। चलो उतारो ये शर्ट, निचोड़ कर सूखने डाल देती हूँ। कहते हुए नेहा नैतिक के करीब आ गई। अरे वो सब तो बचपन की बातें थी। नेहा की बात सुनकर नैतिक असहज हो उठा। नेहा नैतिक की बात को अनसुना कर उसके शर्ट के बटन अधिकारपूर्वक खोलने लगी। नैतिक उसके हाथों की गर्माहट महसूस करते हुए उसे एकटक देखता रह गया। सहसा नेहा का हाथ नैतिक की खुली हुई चौड़ी छाती को छू गया। नैतिक के खुले बदन का स्पर्श पाते ही नेहा के पूरे शरीर में रोमांच की एक लहर फैल गई। उसकी हथेलियां उसके चौड़े कंधों पर आकर थम गई। तभी अचानक उसकी ओर नैतिक की नज़रें एक हुई और वह पीछे हट गई। नैतिक ने शर्ट उतारकर उसके हाथों में थमा दी। नेहा शर्ट लेकर अंदर बाथरूम में चली गई। जब तक वह बाहर आई वह चाय पी चुका था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नैतिक ने खड़े होते हुए कहा। बारिश बहुत हो रही है, बाहर निकलते ही फिर से भीग जाओगे। कुछ देर यहीं बैठो, बारिश कम हो जाए तो चले जाना। नेहा ने उसे रोकते हुए कहा। इस हालत में रुक जाऊं? नैतिक ने झिझकते हुए कहा। सॉरी, घर में एक भी मर्दाना कपड़ा नहीं है। पापा के गुजरने के बाद मम्मी ने उनके सारे कपड़े गरीबों को बांट दिए। नैतिक के कहने का भाव समझते हुए नेहा ने अपनी मजबूरी दर्शाई। यूँ मात्र टॉवल लपेटकर तुम्हारे सामने बैठना कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। पलक झपकते ही कितना कुछ बदल गया ना नैतिक। सच सच बताना, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? नैतिक की बात को अनसुना करते हुए नेहा ने उससे पूछा। अब क्यों पूछ रही हो यह सब? क्या करोगी जानकर? नैतिक ने कुर्सी पर बैठते हुए उल्टे नेहा से ही प्रश्न किया। माना गलती मेरी थी, पर तुम रोक भी तो सकते थे मुझे। नेहा ने भूतकाल को याद कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए नैतिक को जवाब दिया। नहीं नेहा, उस वक्त शायद मैं ही गलत था। नैतिक ने रूखे हुए स्वर में जवाब दिया। अभी तक रूठे हुए हो? कम ऑन नैतिक, तुम अब भी वैसे के वैसे ही हो। नेहा ने नैतिक के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कहा। मुझे समय देखकर रंग बदलना नहीं आता, इंसान हूँ, गिरगिट नहीं। कहते हुए नैतिक का चेहरा तंग हो गया। तो तुम्हें भी मैं ही गलत नज़र आ रही हूँ? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुम्हें उस वक्त मुझसे ज़्यादा काबिल रोहन नज़र आया। उसमें तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दिखाई दी। तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद था, तो गलत कैसे हो सकती हो?
साल भर पहले की बात याद करते हुए नैतिक अपनी जगह से खड़ा हो गया। नहीं, यह गलत है। मैं उस वक्त भी तुम्हें चाहती थी और आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, नेहा ने जवाब दिया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ नेहा, जो जब चाहा तब खेल लिया और फिर एक कोने में फेंक दिया। नैतिक अपमान की भावना से तिलमिला उठा। मुझे समझने की कोशिश करो नैतिक। रोहन से शादी करना मेरा खुद का फैसला न था। वो तो पापा चाहते थे कि मैं रोहन से शादी करूं। कहते हुए नेहा की आंखें भर आई। अच्छा, अपनी गलतियां आज भी बड़ी खूबसूरती से किसी और के मत्थे जड़ना भूली नहीं हो। क्यों बेवजह अंकल को इस मामले में घसीट रही हो? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? परेशान होते हुए नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। अब मुझे यकीन दिलाकर क्या करोगी? माना कि रोहन और मैं साथ साथ एक ही कंपनी में नौकरी करते थे और रोहन मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन मेरा पहला और आखिरी प्यार तो तुम ही रहे हो। नैतिक के करीब आ गई। बचपन के दोस्त को और जवानी के पहले प्यार को राह बदलने पर भुला देना चाहिए नेहा, क्योंकि उनके पास अपनी ज़िंदगी के गहरे राज छिपे होते हैं जो समय जाने पर गहरे घाव कर सकते हैं। नहीं भुला सकती तुम्हें। आज भी जब बारिश होती है तो आंखों के सामने तुम ही गिर जाते हो। रोहन से मेरी शादी हो जाना एक इत्तेफाक था। ले नेति की बात सुनकर नेहा खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन रुक रुक कर। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कुछ भी बोलकर मुझे बहला लोगी। किसी से शादी कर लेना इत्तेफाक कैसे हो सकता है नेहा? नेति की आवाज़ में अजीब सा दर्द झलक रहा था। तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो, तो मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम्हें झूठ ही नज़र आएगा। ठीक है, इंसान के कमज़ोर समय में हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। मैं भी अपने मन को समझा लूँगी। कहते हुए नेहा की आंखों में आंसू उड़ आए। नैतिक की यह कमज़ोरी थी कि वह कभी भी नेहा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। बचपन में जब भी वह कोई गलती करती तो उसे अंकल आंटी की डांट से बचाने के लिए उसकी सारी गलतियां वह अपने ऊपर ले लेता था। कॉलेज के दिनों आपस में गपशप करते हुए घर आने में देरी हो जाती तो नैतिक खुद उसके साथ घर तक आता और आंटी को अपनी बातों में उलझाकर देर हो जाने के 10 कारण सुना डालता था। उसकी नेहा पर कोई उंगली उठाए या किसी बात को लेकर उसे परेशान करे, यह वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर नेहा के करीब आकर बोला, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था नेहा। तुम नहीं समझ पाओगी कि एक प्रेमी की क्या हालत होती है जब उसकी प्रेमिका उसकी नज़रों के सामने किसी और की हो जाती है। मैं भी कहाँ शादी करना चाहती थी रोहन से, लेकिन उस वक्त मैं खुद कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। नैतिक की अपने लिए जाग रही कोमल भावनाओं का एहसास पाकर नेहा ने कहा, ऐसी तो कौन सी बात थी जो तुम मुझसे उस वक्त नहीं कह सकी? नैतिक जवाब पाने को बड़ी ही आतुरता से नेहा के गोरे चेहरे को निहार रहा था। नेहा चुप थी। वो जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। उसे चुप देखकर नैतिक ने फिर से पूछा, अपने पहले प्यार को ठुकराने के पीछे ऐसी तो कौन सी वजह थी नेहा? नैतिक का सवाल सुनकर नेहा चुप थी, फिर खुद ही बोलने लगी, तुम्हें यह तो पता ही है कि रोहन के पापा मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। मेरी और रोहन की शादी होने का एक कारण उनकी दोस्ती भी रही। नैतिक को नेहा की बात का विश्वास नहीं हुआ और वह हंसते हुए बोला, तुम ये फिल्मी बातें बनाकर मुझे सुनाओगी और मैं मान जाऊंगा? रहने दो नेहा, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ पसंद नहीं है। मेरी बात का यकीन करो नैतिक, तुम्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन एक बात की खबर बिल्कुल भी नहीं होगी। नेहा ने नैतिक की तरफ देखा। नैतिक नेहा की बात ध्यान से सुन रहा था। आज मैं और मम्मी जिंदा हैं तो रोहन के पापा की वजह से ही हैं। इसलिए पापा रोहन के पापा की हर जायज़ बात आंखें बंद करके मान लेते थे। उन्होंने रोहन के साथ मेरी शादी की बात रखी तो उन्होंने उसी विश्वास के रहते बेझिझक मान ली थी। नेहा ने आगे कहा, क्या हुआ था तुम्हें और आंटी को? नैतिक के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे थे। मेरा व्रत प्रीमेच्योर था। मम्मी को 7th मंथ में ही डिलीवरी हो गई थी। उस वक्त पापा मुंबई में जॉब करते थे और महीने में 2 बार ही घर आते थे। मेरे बर्थ के समय भी वे मुंबई में ही थे।
रोहन के पापा और मम्मी ने ही सब कुछ संभाला था। डॉक्टर्स ने मेरे बर्थ के बाद मम्मी की बिगड़ती तबीयत देखकर अपने हाथ ऊंचे कर दिए थे। मेरी कंडीशन भी स्टेबल नहीं थी। तब रोहन के पापा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करके बड़ी मुश्किल से शहर की सबसे काबिल डॉक्टर अंजलि मल्होत्रा के अस्पताल में मम्मी और मुझे एडमिट करवाकर हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उस महंगे अस्पताल का बिल कनेक्शन करवाने के बाद बिना हिचकिचाहट के खुद ही भर दिया था। और पापा से कभी उस खर्च की बात सामने होकर नहीं कही थी। पापा तो मेरे व्रत के उस वक्त के खर्च को 2 सालों में रोहन के पापा को चुका पाए थे। नेहा अपनी बात कहकर चुप हो गई। जिंदगी में कहीं ना कहीं हर कोई किसी की मदद करता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता नेहा की अपनी ज़िंदगी उस मदद के बदले में किसी और के लिए कुर्बान कर दी जाए। तुम्हारी ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी कुर्बानी को। अपने पापा की दोस्त का एहसान उतारने की खातिर तुमने अपने पहले प्यार को ही कुर्बान कर दिया। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम अपने लिए लेने वाले हर फैसले के वक्त स्वार्थी हुआ करती थी। फिर उस वक्त परहित करने की कैसे सूझी? कहीं रोहन की आर्थिक समृद्धि तो? शटअप नैतिक। नैतिक की बात को बीच में काटते हुए नेहा चीखी। हो सकता है ना, साल भर पहले तो मैं अपनी नौकरी को लेकर संघर्ष ही कर रहा था और तुम्हें शादी करने की जल्दी थी। रोहन तो उस वक्त पूरी तरह से सेट था। बाप का बिजनेस था, घर में 2-2 कार थी, नौकर चाकर थे। गलती तुम्हारी नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। प्यार से न तो पेट भरता है और न ही शौक पूरे होते हैं। मुझे और जलील मत करो नैतिक। यह सच है, रोहन के पास वह सब कुछ था जो एक एलिजिबल बैचलर में होना चाहिए, लेकिन मैंने उससे शादी इस वजह से नहीं की थी। नैतिक की बात इत्मीनान से सुनकर नेहा उसके पास आ गई। अच्छा, नैतिक ने ताना कसा। मेरा यकीन करो नैतिक, मैं सच कह रही हूँ। रोहन के पापा ने जब रिश्ते की बात डाली थी तो पापा मना नहीं कर सके थे। बड़ी अच्छी कहानी है, एकदम फिल्मी। नेहा की बात सुनकर नैतिक एक फीकी सी हंसी हंस दिया। कहानी नहीं बना रही हूँ। पापा तो मेरे लिए सुखी संपन्न परिवार के काबिल लड़के का रिश्ता सामने से पाकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगे थे और मेरी इच्छा जाने बिना उन्होंने हाँ कर दी थी। तुम अपनी बात रख अंकल को मना भी तो सकती थी ना? नैतिक ने सवाल किया। कैसे मना करती? उस वक्त तुम खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और खुद तुमने भी तो रोहन के रिश्ते वाली बात उठने पर मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। नेहा ने नैतिक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा। मेरे लिए उस वक्त इस मामले में दखल अंदाजी करने के लिए ठोस धरातल नहीं था। तुमने तुम्हारी शादी का कोई विरोध नहीं किया, तो मुझे लगा था कि उस फैसले में तुम्हारी भी सहमति थी। नैतिक ने जवाब दिया। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पास आकर कहा तो होता नैतिक की नेहा ये शादी मत करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए संभाल लूँगा। लेकिन अफसोस न तो तुम बोल सके और न मैं शादी के लिए मना कर पाई, नेहा ने कहा और अपनी आंखों में उभर आए आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा। माना कि मैं नहीं बोल सका, लेकिन तुमने एक बार भी उस वक्त मुझसे कोई शिकायत नहीं की नेहा। बचपन से लेकर अब तक कितनी बार हम एक दूसरे से रूठे और फिर एक भी हुए। उस वक्त तुमने एक बार मुझे मना लिया होता तो अभी मना रही हूँ ना? नैतिक ने महसूस किया नेहा की आंखों में एक आमंत्रण छिपा हुआ था। नहीं नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे और रोहन के बीच तकरार चल रही है, पर वह अब तुम्हारा वर्तमान है और मैं भूतकाल। नैतिक ने नेहा के मन की बात समझते हुए समझदारीपूर्ण तरीके से जवाब दिया और नेहा से दूर हट गया। तकरार? कहते हुए नेहा फीकी सी हंसी हंस दी। तुम इस तकरार की वजह नहीं जानते। नैतिक इसी से यह बात इतनी आसानी से भूल गए। मैं रोहन से डाइवोर्स ले रही हूँ। व्हाट? पागल हो गई हो क्या? नेहा की बात सुन नैतिक चौंक गया। हाँ, बिस्तर पर साथ
के होते हुए भी करवटें बदलते हुए लंबी रातें गुजारते हुए पागल ही हो गई हूँ मैं। नेहा, ये तुम्हारा और रोहन का निजी मामला है। घर की चार दीवारी से इसे बाहर न निकालो। आपस में बात कर मैटर सोल्व कर लो। नैतिक से सलाह देते हुए नेहा को समझाने का यत्न किया। कान पक गए हैं नाते रिश्तेदारों की सलाह सुन सुनकर। मुझ पर क्या बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। कैसे गुजार पाऊंगी रोहन के संग सारी जिंदगी। वह पुरुष नहीं है। शादी के बाद एक बार भी संबंध नहीं बन पाया हम दोनों के बीच। तड़पते हुए नेहा चीख उठी। तभी बाहर से बिजली के कड़कने की जोरदार आवाज़ आ गई। नैतिक समझ नहीं पा रहा था कि नेहा की इस बात का क्या जवाब दे। नैतिक, मेरे एक फैसले से दोनों तरफ से खोया मैंने ही है। शादी के बाद खुशी के पल संभाल पाती, इससे पहले ही वो सारे पल बह गए। न तुम्हें पा सकी और न ही रोहन को। भावुक होते हुए नेहा नैतिक से लिपट गई। नहीं नेहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा भूतकाल हूँ। मुझे पूरी तरह से भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। नैतिक ने नेहा के मन की बात समझते हुए समझदारीपूर्ण तरीके से जवाब दिया और नेहा से दूर हट गया। ये तुम कह रहे हो नैतिक, यह जानते हुए भी कि मेरी आगे की ज़िंदगी अब कोरे कागज़ की तरह है। फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कहते हुए नेहा फीकी सी हंसी हंस दी। हाँ, सच कड़वा है पर इसे बदला नहीं जा सकता। नैतिक ने जवाब दिया। क्यों नहीं बदला जा सकता? नैतिक, मेरी तरफ देखो। अब किसके लिए जीऊँ नैतिक? कहते हुए नेहा फक फक रोने लगी। नेहा प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ज़िंदगी हर वक्त एक सी नहीं होती। अब तुम्हें ऐसे ही जीना है। स्वीकार कर लो यह बात। नैतिक से सलाह देते हुए नेहा को समझाने का यत्न किया। नैतिक, मेरे एक फैसले से दोनों तरफ से खोया मैंने ही है। शादी के बाद खुशी के पल संभाल पाती, इससे पहले ही तो वो सारे पल बह गए। न तुम्हें पा सकी और न ही रोहन को। भावुक होते हुए नेहा नैतिक से लिपट गई। नैतिक का अपने आप पर संयम रखना मुश्किल हो रहा था। नेहा का यह वतन नैतिक के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने नेहा को अपने से दूर करने का यत्न किया। नेहा ने उसके खुले बदन को और कसकर पकड़ लिया था। नेहा प्लीज़, भावुकता में इतना मत बहो कि मुझसे कोई गलती हो जाए। नेहा की गर्म सांसों को अनुभव कर पा रहा था नैतिक। उसके ठंडे बदन में गर्मी की एक लहर फैल गई। वह मदहोश होने लगा। उसके हाथ नेहा की पीठ पर हरकत करने लगे। सहसा नेहा को धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। मैंने अब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए वही चाहत देखी है, पहले वाला प्यार देखा है। स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम अब भी मुझे ही चाहते हो? नेहा ने व्याकुल होते हुए पूछा। इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, यह तुम्हारा भ्रम है। नैतिक का स्वर सहज ही ऊंचा हो गया। क्यों ख़त्म कर दूं नैतिक? बस एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम मुझे अब भी उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे। फिर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। नेहा ने विनती भरे स्वर में कहा। मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन अब नहीं। आंखें चुराते हुए नैतिक ने कहा। यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। नेहा ने नैतिक के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे झिझोर डाला। जवाब में नैतिक कुछ न बोल सका। तुम्हारी खामोशी कह रही है कि तुम अब भी मुझे उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे। तुम्हारी चाहत अब भी बरकरार है नैतिक। तभी एक बार फिर से बिजली जोर से कड़की और अचानक ही लाइट भी चली गई। कमरे में अंधेरा घिर आया। बाहर बारिश होने का शोर और भी तेज हो गया। नेहा बिजली की गर्जना सुनकर घबराकर अचानक ही नैतिक से लिपट गई। नैतिक नेहा की देह का स्पर्श पाकर उत्तेजित होने लगा। स्त्री देह का गर्म एहसास नैतिक के शरीर में रोमांच पैदा कर गया। उसके हाथ सहज ही नेहा की साड़ी के पल्लू के अंदर से होते हुए उसकी कमर को छू गए। वह नेहा के बेहद करीब आ चुका था। नेहा की उठती गर्म सांसों को वह महसूस कर रहा था।
उसने एक हाथ से नेहा के बंधे हुए बाल खोल दिए और अपना चेहरा झुकाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना